अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान प्रोग्राम सहाफ़ी में, और मेरे साथ आज दो अहम मेहमान डॉक्टर इकबाल जो कि साबिक मेंबर FBI हैं, और उनके साथ फाइनेंस से रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट सैयद मेहताब हैदर। बजट के हवाले से तो हमने काफ़ी बहस की, टैक्सों के हवाले से भी की, मगर आज हम जिस तबके की बात करने जा रहे हैं वो तनख्वाहदार तबका है। ये वो तबका है कि जो बजा तौर पे ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उनके उन इदारों से चल रही है जिन इदारों के वो मुलाजिम हैं, और उनकी हक हलाल की जो कमाई है जो माहाना तनख्वाह की शक्ल में उनको मिलती है, उस हक हलाल की कमाई के अंदर अब हुकूमत ने भी उनको जेब काटने की कोशिश की है, टैक्सों में बेबहा इजाफा करके, और टैक्सों के स्लैब में भी इजाफ़ा किया गया है, शरह में भी इजाफ़ा किया गया है। अब तो सुपर टैक्स के अलावा अब सरचार्ज का भी नाम लिया जा रहा है 1 करोड़ रुपए सालाना से ज़ायद की तनख्वाह लेने वालों को, बल्कि 15 करोड़ रुपए डॉक्टर साहब सालाना का वो सुपर टैक्स है, वो सुपर टैक्स है 15 करोड़ का, सरचार्ज के 1 करोड़। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि तनख्वाहदार तबका जो है बज़ाहिर बड़ा आसान शिकार है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए या किसी भी बजट देने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि तमाम आदाद शुमार उनके कंप्यूटर पे कैलकुलेटर पे होते हैं कि इतने मुलाजमीन हैं, इतनी तनख्वाह है और इतना टैक्स है। जबकि जो दूसरे शोबे हैं, ज़राअत है या जायदाद का, असासों का, प्रॉपर्टीज़ का जो सेक्टर है, वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है। तो आसान टारगेट शायद तनख्वाहदार तबका है, और आज हम इसी तनख्वाहदार तबके की बात करेंगे। बुनियादी तौर पे हम सब भी ज़्यादातर तनख्वाहदार तबका हैं, क्यों मेहताब हैदर साहब, आप भी, मैं भी, डॉक्टर साहब भी तो रहे हैं और अभी भी पेंशन है और तनख्वाहदार तबका ही है। तो सबसे पहले तो मेहताब हैदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बजट में तनख्वाहदार तबके के साथ क्या हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो सैलरीड क्लास है, देखिए टैक्सेशन बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें उसके अंदर बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो टैक्सेशन फेयर होनी चाहिए और इक्विटेबल होनी चाहिए। देखिए, कोई भी स्टेट नहीं चल सकती टैक्स के निज़ाम के बगैर, लेकिन अगर उस निज़ाम के अंदर फेयरनेस नहीं होगी और इक्विटी नहीं होगी उस निज़ाम के अंदर, तो वो निज़ाम कभी भी सस्टेनेबल तरीके से नहीं चल सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप ये देखें कि ये जो साल गुजरा है, FBR के एस्टीमेट्स, अभी नंबर फाइनल नहीं है, लेकिन FBR के एस्टीमेट्स ये बता रहे हैं कि 375 अरब रुपए उन्होंने सैलरी क्लास से लिया है, और जो एडिशनल अभी टैक्सेस जो रेट्स बढ़ाए हैं। और मुझे तो एक बात पे हैरानगी है, वो हैरानगी ये है कि आप सरचार्ज लगाते हैं, किसी पेनल्टी लगाते हैं, किसी उसके ऊपर सरचार्ज, किसी जुर्म के ऊपर। जी क्या पाकिस्तान में कोई सैलरीड क्लास का बंदा या नॉन सैलरीड क्लास भी कोई ज्यादा पैसे बना रहा है तो क्या वो जुर्म कर रहा है? मेरी नजर में तो ये जुर्म नहीं है। और मुझे IMF की भी समझ नहीं आती। आप किस पे लगा है सरचार्ज जो है? सर, कोई भी बंदा या कंपनी, बंदा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ अभी, अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की उसकी इनकम है सालाना, अच्छा, तो उसके ऊपर अगर वो जो रेट है मैक्सिमम 35%, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो 10% उसके ऊपर सरचार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे समझ नहीं आई। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो रिवाइज्ड फाइनेंस बिल था, 1 दिन पहले तक ये प्रपोजल उसके अंदर मौजूद नहीं थी। ये प्रपोजल बिल्कुल आखिरी टाइम पे डाली गई, और मुझे ये खदशा है कि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे होंगे तो उन्होंने वो डाल दी होगी। आपने 150 अरब रुपए तकरीबन सैलरीड क्लास के ये जो रिवाइज्ड रेट्स हुए हैं, तकरीबन 100 से 150 अरब रुपए आप मजीद उनके ऊपर बोझ लाद दिए। अब प्रॉब्लम ये है कि सैलरीड क्लास के पास हल नहीं है, चूंकि उनकी तनख्वाह से कट के आप जो है वो होता है। आप मुझे बताएं, आप रिटेलर्स से कितना टैक्स ले रहे हैं? आप मुझे बताएं कि आप एग्रीकल्चर इनकम से कितना टैक्स ले रहे हैं? आप बाकी जो टैक्सेस हैं, एक्सपोर्टर्स पिछले साल कोई 80 to 90 बिलियन उन्होंने दिया, ठीक है, आप उनको नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर ले गए हैं, लेकिन अगर उनके हिसाब से देखें तो सैलरीड क्लास आज भी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रही है।
और ये फेयरनेस और इक्विटी के असूलों के खिलाफ है। अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब, आपके ख्याल में अगर टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं सैलरीड क्लास के हवाले से, तो इसका नुकसान क्या होगा? क्या जो हुकूमत ने टारगेट रखे हैं कि सैलरीड क्लास पे टैक्स डालकर हम इतना टैक्स ले लेंगे, तो क्या हकीकत में सैलरीड क्लास ये टैक्स दे देगी या कोई मतबादल रास्ते ढूंढेगी कि उनको ये टैक्स ना देना पड़े जी? तो क्या होगा इसका नुकसान हुकूमत को और टैक्स की जो रेजीम है उसको? देखिए, पहली तो बात, जैसे आपने भी कहा कि जो सैलरी टैक्स पेयर होते हैं वो कैप्टिव आपके होते हैं, क्योंकि तनख्वाह आपको मिलती है बैंक के ज़रिए, एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने से टैक्स काट के जमा करवाना है, इसीलिए आसान शिकार का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अब कुछ और सोचा जा रहा है। मुझे कल कोई बिजनेसमैन मिले थे, वो कह रहे थे कि अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमसे टेक होम सैलरी की बात कर रहे हैं कि टैक्स तुम अब बर्दाश्त करो, तुमने हमें इतनी तनख्वाह देनी है। ठीक है जी, लेकिन ये बहरहाल देखते हैं कि मार्केट हमेशा जो भी गवर्नमेंट को मैयत देती है उसका कोई ना कोई हल निकालती है, मार्केट तो इसी तरह चलती है। क्या इस तरह की हैवी टैक्सेशन से सैलरीड क्लास जो है वो कैश डीलिंग में नहीं चली जाएगी? जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें अंडर द टेबल कुछ पेमेंट की जाए ताकि हमें वो टैक्स का बर्डन ना करना पड़े, क्योंकि ये हमें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि टैक्स का बर्डन बेतहाशा हो गया है। मसलन अभी हम करोड़ की बात कर रहे थे ना, आप अंदाज़न ये समझेंगे जो जिसकी करोड़ रुपया साल की तनख्वाह मिलती है वो घर 70 लाख से कम लेके जाएगा। 30 लाख जो है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, 25 लाख तकरीबन उसका टैक्स बनता है 35% के हिसाब से, और उस पर जब आप वो लगाएंगे सरचार्ज 10% तो तकरीबन उसका 70 लाख उसका बचेगा। ये काफ़ी बहुत बड़ा बर्डन है। अगर हम देखें दुनिया का जायज़ा लें तो कुछ मुल्कों में इस तरह के टैक्स रेट्स हैं, 40% भी है यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मेनली यूरोप में। लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में फिर आदमी को कोई फिक्र नहीं करना ही पड़ती कि मैं बूढ़ा हूँगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, मैं बीमार होऊंगा तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, मेरे बच्चे अगर मैं नहीं रहता दुनिया में तो मेरे बच्चों का कौन ख्याल करेगा। वो सोशल वेलफेयर स्टेट्स हैं। जब वो इतना टैक्स लेते हैं तो शायद वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि उसके बदले में जो सर्विसेज देती है स्टेट शहरी को, वो शायद डिमांड करता है कि वो इतना टैक्स दे दे। लेकिन हम अपना ही सूरत हाल देखें कि हमें इस टैक्स के बदले में मिलता क्या है, शहरियों को क्या मिलता है। सिक्योरिटी का आप कहा जाता है कि आप प्राइवेटली अपना बंदोबस्त करें, सिक्योरिटी गार्ड रखें, बिजली है तो ट्रांसफार्मर भी अपने पैसों से अगर वो मकीन लगवा लें तो कोई हरज नहीं, हेल्थ आपने खुद करनी है, एजुकेशन आपने। अच्छा, ये जो मेहताब हैदर साहब ने कहा कि क्या पैसा कमाना जुर्म है इस मुल्क में, और ये जो सुपर टैक्स के ऊपर अब एक सरचार्ज भी शामिल कर दिया गया है, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए मती साहब, पहली बात तो हम ये समझ लें, जैसे आपने कहा था कि क्या रेवेन्यू इकट्ठा होगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा। प्रोजेक्शन इसकी एफबीआई ने कही थी कि शायद 85 अरब हमें एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन मेरा ख्याल है 150 अरब रुपया कम से कम एक्स्ट्रा जो है मुलाजमीन की जेब में से निकलेगा और वो रेवेन्यू जाएगा गवर्नमेंट के पास। दूसरा मसला जो आप फरमा रहे हैं वो इस तरह से हमें समझना चाहिए, इसको एक और एंगल से भी देखना चाहिए। हम एक तरफ तो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, जीडीपी ग्रो करे। जीडीपी कैसे ग्रो करता है कि जब आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है इकोनॉमी। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए वो प्रोड्यूसर तभी प्रोड्यूस करता है अगर उसकी डिमांड होगी। जब आप लोगों की परचेजिंग पावर कम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लेके, टेक होम सैलरी उनकी कम होगी, तो वो डिमांड कहाँ से आएगी, वो कहाँ से चीज़ें खरीदेंगे। और साइमल्टेनियसली आपने चीज़ें भी महंगी कर दी, उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। आपका सब्जेक्ट है अगरचे सैलरी टैक्स है, लेकिन आप ये समझें सैलरी वाले बंदे क्या डायलेमा देखें कि एक तरफ उसकी तनख्वाह कम होगी, टैक्स क्योंकि ज़्यादा कट जाएगा, दूसरी जो उसने चीज़ खरीदनी है वो महंगी हो जाएगी। वो कब खरीदेगा, और जब वो खरीदेगा नहीं तो डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, तो जीडीपी कहाँ से ग्रो करेगा। अच्छा मेहताब, ये जो तनख्वाहदार तबके के अंदर भी एक तफरीक रखी गई है, कुछ सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ निजी इदारों के मुलाजमीन हैं, कुछ अस्करी इदारों के मुलाजमीन हैं, तो ये जो तफरीक है तनख्वाहदार तबके के अंदर, ये किस हद तक आप समझते हैं गैर मुनसफाना है? देखें, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ को ज़रा कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं रखना चाहता हूँ। ये जो आपके कैमरामैन हमारे सामने खड़े हैं, अगर किसी शख्स की सैलरी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए के दरमियान है, अब
आपको अमाउंट मैं बता देता हूँ, उसका जो स्लैब है वो 1250 से बढ़कर 2500 के दरमियान चला गया, यानी उसका जो टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर डबल हो गया है, यानी उसका टैक्स में 100% इजाफा है। आप इसको कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो रिवीजन है वो फेयर है? आप ये देखिए कि आपने देखिए IMF की डिमांड ये थी कि आप जो स्लैब्स हैं उनकी तादाद कम कर दें। इन्होंने तादाद तो कम नहीं की, लेकिन ये जो थिंकिंग है जिसकी बुनियाद पे, जिस असूल की बुनियाद पे आपने टैक्स रेट्स को रिवाइज किया है, मैं वो समझता हूँ कि वो जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ आपका सवाल है, आप ये देखें कि ये जो रिवाइज्ड फाइनेंस बिल है जिसमें मैंने आपको बताया कि सरचार्ज जो है बिल्कुल आखिर में लगा, इसी तरह एक और क्लॉज भी उसके अंदर बिल्कुल आखिर में डाली गई कि वो सरकारी मुलाजमीन जो कोई प्लॉट खरीदेंगे उनकी जो पहली ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। डॉक्टर साहब अभी प्रोग्राम से पहले ये कह रहे थे कि ये 2016 में ये क्लॉज जो है वो थी और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। देखिए बुनियादी तौर पे नहीं, एक सेकंड, मुझे जो सरकारी मुलाजमीन प्लाट खरीदेंगे या जो प्लाट उनको मिला हुआ है पैकेज की डील के तौर पे, तनख्वाह के तौर पे मिलता है, या सरकार की तरफ से जो अलॉटेड प्लॉट्स है, खरीदने वाली बात नहीं है, खरीदने वाली बात नहीं है, उस वो जो मिला हुआ है उसके ऊपर उन्हें छूट है सरकारी मुलाजमीन को, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये है इसकी एग्जीक्यूशन, मुझे ये लगता है कि इसकी एग्जीक्यूशन के अंदर बड़े सारे मसाइल पैदा होंगे। वो ठीक है, अलॉटमेंट जिसने अथॉरिटी ने की है आपको उससे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ये DHA को खुश करने के लिए आपने किया है, करें, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपने इतनी सारी चीज़ें और खोल के रख दी हैं कि जिसको मिस यूज करने के, अब मैं ये देखूंगा उसके रूल्स के अंदर क्या क्या आप चीज़ें जारी करते हैं ताकि उसके मिस यूज को जो है। और इसमें खास तौर पे ये एक सवाल पैदा होता है डॉक्टर इकबाल साहब जी कि जो सरकारी मुलाजम है सिविल या मिलिट्री, अगर उसको उसके डिपार्टमेंट की तरफ से उसके सैलरी पैकेज के तौर पे या मुराद के तौर पे उसको सरकारी तौर पे एक प्लाट मिलता है तो उस प्लाट को बेचने पे उसको पहली बार कोई टैक्स नहीं होगा। मगर यहाँ पे तो ऐसे ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो कि 4-4 प्लाटों के इंटाइटलमेंट है उनकी, तो क्या वो चारों प्लाटों के बेचने पे उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा या एक ही हद तक है? नहीं, वो चारों पे ही जितने भी उनको मिलेंगे ना, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग यानी जो जितना ज्यादा मुराद वाला है उसको उतने ज्यादा जी। लेकिन जैसे अनजस्टिफाइड है सर, जैसे महताब सर आपने कहा ना कि मैं कह रहा था कि ये शायद ये कंसेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। कंसेशन ये अवेलेबल है कि किसी भी शहरी को अगर किसी हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से प्लॉट अलॉट होता है तो उसकी पहली सेल पे टैक्स उसने पहले भी नहीं देना। अच्छा, वो उसमें सरकारी मुलाजिम भी आते थे, शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये कभी महताब साहब FBR से इनका क्योंकि रब्ता रहता है, उनसे पूछें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने क्यों डाला है। नहीं, आप उसका सेक्शन 4 ये एग्जेम्पशन पहले समझ देखिए, नहीं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से मुराद ये है कि एक शहरी ने अगर 4 हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट लिया हुआ है, नहीं वो अलॉटमेंट की बात है ना, अलॉटमेंट की, सरकारी जैसे है ना, जैसे इन्होंने एक शहरियों के लिए नहीं है। हाँ जी, शहरियों के लिए नहीं है। शहरी भी उन स्कीमों में एक कोटा होता है, उन स्कीमों में एक छोटा सा कोटा जो सरकार की तरफ से मिलता है, बिल्कुल, और जनरल रेट पे, जो कम रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे, बिल्कुल। उसकी एक ट्रांजैक्शन के लिए, उसके बाद अगर वो अब वही सरकारी मुलाजिम अगर आपसे खरीद लेता है प्लॉट तो उस पर कोई कंसेशन नहीं होगी। अच्छा, ये खास तौर पे जो DHA के लिए कंसेशन के ऊपर बड़ी बहस हुई कि ये DHA के अफसरान के लिए ये कितनी हटके है आम कंसेशन जो सबको दस्तयाब है, ये DHA के हवाले से? देखिए, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इशू ये है कि आप अगर इस तरह की कंसेशंस देंगे तो उनके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आप मिस यूज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये अब इंश्योर किस तरह से करेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर रूल्स उसके जारी हों कि इस क्लॉज को इम्प्लीमेंट करने का तरीकाकार क्या है, तो वो ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो उसके अंदर आएगी। डॉक्टर साहब जो हैं, चूँकि इनका एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि किस तरह से ये चीज़ें हैं, तो मैं ये भी चाहूंगा कि ये इसके बारे में डालें, लेकिन मुझे अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मिस यूज़ का खतरा इसके अंदर मौजूद है। मिस यूज़ का खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया है जी। अब ग्रेड 1 से 16 तक जो है 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है,
17 से 22 तक 20% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा हुआ है, जो 1 जुलाई से इसका इतलाक हो गया है। मगर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो टैक्सों के स्लैब हैं उनमें भी शरह में उनके रेट में भी इजाफा हुआ है। अब 6 लाख तक तो किसी के ऊपर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है, मगर 6 लाख से ज़्यादा, मगर 12 लाख तक जो है उनको 6 लाख से ज़्यादा जो आमदन है, ऊपर की जो आमदन है, उस पर 5% टैक्स देना होगा जी। तो आपके ख्याल में अगर किसी की तनख्वाह में सरकारी मुलाजिम की 1 से 16 तक 25% इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ 5% टैक्स जो है इजाफा जो लगा है, तो ये कैसे, ये तनख्वाह में इजाफा ज्यादा है या टैक्स ज्यादा? ये जो 5% टैक्स बढ़ा है ना, ये पहले 2.5% था 6 से 12 तक। यानी कि अगर हम सपोज कर लें कि किसी की 12 लाख रुपया सालाना आमदन है तनख्वाह से, तो वो पहले 15,000 टैक्स दे रहा था, अब वो 30,000 देगा इस साल से, जुलाई से ऑनवर्ड। यानी कि ये 100% इजाफा है, 100% इजाफा है। अब देखें ना, 15,000 शायद कुछ लोगों के लिए कोई बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन आप देखें कि उसकी सैलरी भी कितनी थी, वो लाख रुपया महीने का ले रहा है, और लाख रुपए वाला कमाने वाला महीने का आदमी मेरे हिसाब से आजकल डिस्ट्रेस की ज़िंदगी गुजारता है। नॉर्मली जब गवर्नमेंट देती है ना, तो वो कहती है कि जी हम कुछ गरीबों के लिए, IMF भी कहेगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की वो बढ़ा दें, शरह बढ़ा दें, उसकी रीच बढ़ा दें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसके लिए इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई है, जो बिजली के बिल है, तो इसलिए ये जो 100% इंक्रीज़ हुआ है ना, अब इसका अगर आप पूरा एनालिसिस करें ना, तो ये परसेंटेज इंक्रीज कम होता जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, उसके बाद ये 30% इंक्रीज रह जाता है, फिर ये आखिर में जो टॉप इनकम वाले हैं वहाँ 10% इंक्रीज रह जाता है। एब्सोल्यूट टर्म में वो अमाउंट ज़्यादा होगा, क्योंकि करोड़ का 10 रुपया 10% ज़्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज टर्म से असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक मुश्किल सूरत हाल में इस वक्त रह रहे हैं। हमको पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी सारी सोसाइटी को, लेकिन उस पेन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, किस तबके पे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जब हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जिसका सालाना 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगाए, तो उस पर भी हम एतराज तो हमें होता है कि ये भी ज्यादती है, क्योंकि पैसे कमाना कोई जुर्म है, जैसे कि आपने बिल्कुल। इसके ऊपर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका जो बज़ाहिर एक आसान शिकार है हर बजट बनाने वाली हुकूमत का, और अब की बार भी जो टैक्स लगे हैं उसमें तनख्वाहदार तबका जो है बेतहाशा मुतासर हुआ है। इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल, साबिक मेंबर FPR और फाइनेंस के रिपोर्टर महताब हैदर। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सहाफ़ी प्रोग्राम में तनख्वाहदार तबके को दरपेश मुश्किलात के हवाले से, ख़ास तौर पे हालिया बजट के बाद जो टैक्सों की शरह में इजाफा हुआ है उससे उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है। महताब हैदर साहब ये बताएं, जैसे वक्फे से पहले मैं कह रहा था कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि 12 लाख रुपये सालाना आमदन वालों के ऊपर जो टैक्स लगा है वो भी जाती है, और दूसरी तरफ 1 करोड़ से ज़्यादा पे जो टैक्स लगा है वो भी जाती है, तो फिर टैक्स क्या करे अगर 1 करोड़ वाले भी अगर टैक्स नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। असल में प्रिंसिपल जो है ना सर, वो टैक्सेशन का, उस पर बात करने की ज़रूरत है, और डेविल लाइज इन डिटेल्स। इशू ये है कि आप मुझे सैलरीड क्लास पे जब टैक्स लगाते हैं, तो सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाने पे मुझे पर्सनली मुझे एतराज़ नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है आप लगाएं, लेकिन उस फेयरनेस का तकाजा ये है कि आप ये तय कर लें कि आपने किस तबके पे कितना बोझ डालना है और वो कितना एब्जॉर्व कर सकता है। मुझे सिर्फ इसके ऊपर इख्तलाफ है। मुझे ये इख्तलाफ है कि आप जो 50,000 से 1 लाख रुपए ले रहे हैं, उससे के ऊपर आप उतना बोझ डालें जितना वो कर सकता है, और जो हाईएस्ट स्लैब है उसके ऊपर भी इतना ज्यादा ना डाल दें कि वो ये जो दरमियानी तबका है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, और ये जो प्रपोजल है उसका बर्डन मुझे भी फील करना पड़ेगा। आप उन लोगों पे जो लोग मिडिल इनकम है, आपको उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बढ़ाना चाहिए था। और दूसरी बात ये है, मुझे वो बढ़ाने पे अगर इतराज़ ना होता, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम का फैसला, मुझे इतराज़ था मरियम नवाज साहिबा पे कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं टैक्स फ्री बजट दे रही हूँ, ये तो आप IMF के क्या उसे कहते हैं प्रेशर के अंदर आपने अभी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क रखा है, और अक्टूबर की डेडलाइन है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को जो है वो आप अमेंड करेंगे। आप रिटेलर्स के बारे में मुझे बताएं, आप रिटेलर्स
कि कौन सी स्कीम ला रहे हैं और उनसे कितना टैक्स ले रहे हैं। आप अपने शटर की वो जो पावर है उसको वो इस्तेमाल करते हैं और आप पीछे हट जाते हैं। बल्कि उस दिन जरदारी साहब ने भी कहा कि हमारे आ रही तो पता नहीं क्या करेंगे और हम कितना देंगे। अगर आपने तमाम तबकों के ऊपर, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, जिसमें शहरी भी शामिल है, जिसमें मिलिट्री भी शामिल है, अगर आप सब पे इक्विटेबल टैक्सेशन करें, उस टैक्सेशन के ऊपर कोई एतराज नहीं। अच्छा, ये पार्लियामेंट लेकिन ये कैसे हो सकता है? ठीक है, जो बजट जिस पार्लियामेंट में मंजूर किया गया, मुझे एक बात बताएं, कितना टैक्स देते हैं पार्लियामेंटेरियंस? ये तो उनकी वो जो इलेक्शन कमीशन के सामने उनकी वो डिटेल सामने आ जाती है, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जो जजेस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ये क्यों टैक्सेबल नहीं है? ये भी टैक्स फ्री है। ये आर्मी के बहुत से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो क्यों टैक्सेबल नहीं है? जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट्स हैं, मसलन गवर्नर्स की है, मसलन कुछ मिनिस्टर्स की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो इनकम टैक्स की उनको है, ये बहुत मामूली अमाउंट होगी, लेकिन ये सिंबॉलिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि जब मेरी जेब से पैसे निकल रहे हो तो मुझे ये महसूस हो रहा हो कि जुडिशरी भी पूरे पैसे दे रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिनकी पेंशन लाख रुपए से ज्यादा है, उनके ऊपर क्यों टैक्स नहीं है? 2 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन है, अभी रिसेंटली पेंशन जो है वो काफी ज्यादा है लोगों की, उनके ऊपर क्यों टैक्स नहीं है? तो ये टैक्स का निजाम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये इक्विटेबल और फेयर। ठीक है, इक्विटेबल और फेयर ना। डॉक्टर इकबाल साहब, अब ये बताएं कि हुकूमत की कोशिश तो है कि टैक्स नेट को वसी किया जाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर बने जी, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक आम तनख्वाहदार आदमी या कारोबारी शख्स जो टैक्स फाइलर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या इंसेंटिव है, उसके लिए क्या इनाम है हुकूमत की तरफ से कि वो टैक्स फाइलर बन जाएगा? क्या फ़ायदे होंगे टैक्स फाइलर बनने के इस निज़ाम में, और ना बनने के क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए मती साहब, अब जो हमारी टैक्स पॉलिसी है ना, वो कंप्लायंट टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने की बजाय दूसरी तरफ चली गई है कि अनकम्प्लायंट के लिए या नॉन कंप्लायंट के लिए हम इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा दें कि वो उसे फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाए। असूलन एक आइडियल और जहाँ लोगों को इंसान समझा जाता हो वहाँ इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन हम चले गए डिसइंसेंटिव की तरफ के उन जो लोग नहीं वो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए डिसइंसेंटिव हो। मसलन बहुत सारे विद होल्डिंग रेट ट्रांजेक्शन हैं, हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप इवन बैंक में आपके पैसे पड़े हुए हैं उन पर प्रॉफिट लेते हैं, तो उनमें फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मसलन अब जो बैंक का है वो 15% है शायद प्रॉफिट पे, नॉन फाइलर के लिए वो 35% होगा। अब आप इस पे भी गौर करें कि बहुत सारे बैंक में लोगों ने ऐसे पैसे रखे होते हैं जिनको शायद फाइलर नहीं होना चाहिए, जो पेंशन पे किसी को पैसे मिले, रिटायरमेंट पे मिले हैं, बेवा है उसको जो मिले हैं वो सारे उसने बैंक में रखे, उसकी कोई काबिल टैक्स इनकम नहीं है, उसको रिटर्न फाइल करना शायद ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 35% से उसने बचना है तो इसलिए उसको वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह आप जो रिटर्न फाइल करवाएंगे ना लोगों से, वो प्रोडक्टिव टैक्स पेयर्स नहीं होंगे, उनसे आपको मिलेगा कोई नहीं, आप एक नंबर दिखाने के काबिल हो जाएंगे कि हमने फाइलर्स का रिटर्न इतना बढ़ा दिए। असल हमें तय करने की बात है, कुछ फोकस करने की चीज़ों पे है। असल हमें टैक्स चाहिए या रिटर्नों की तादाद चाहिए? हमें तो टैक्स चाहिए गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के लिए। आप अगर गौर करें ना, इस वक्त क्राइसिस क्या हो गया, इस वक्त तकरीबन ये जो बजट बना है इसमें 10,300 गवर्नमेंट की आमदन होगी एफबीआर के टैक्सेस से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, 9,700 आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो आपने करना कि आपने तनख्वाहें कहाँ से देनी है, आपने पेंशन भी कर्जे लेके देने हैं, और ये हर साल बढ़ता जाएगा, हर साल बढ़ता जाएगा। ये इस तरह मसला हल नहीं होगा, इसको बैठ के इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस मसले को कैसे हल करना। अच्छा मेहताब हैदर साहब, ये तनख्वाहदार तबके पे जो इतना हैवी टैक्सेशन अगर हो रही है, तो जैसे मैंने पहले डॉक्टर साहब से भी पूछा कि इसमें कैश डीलिंग में इजाफा हो सकता है, लोग बैंकों में हो सकता है पैसे न रखवाएं अपनी आमदन को ख़ास लिमिट तक रखने के लिए, तो क्या इससे जो काला धन है या जिसको हम ब्लैक मार्केट कहते हैं, क्या उसकी एक्टिविटी बढ़ने का भी इम्कान है? देखिए, एक ये तो ख़तरात तो मौजूद है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में ख़ासकर ये कहें कि हमें आप बैंक चैनल, किसी बैंकिंग चैनल के ज़रिए सैलरी ट्रांसफ़र करने के बजाय कैश में सैलरी देनी चाहिए, वो टेक होम वाली जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। एक तो ये जो है वो मैं समझता हूँ है। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल इसके ख़तरात तो मौजूद हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे,
लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखें ये जो आपका प्रोग्राम है, इसके तवसत से इस मुल्क का हल जो है ना, वो कैश इकॉनमी नहीं है। ये जो बर्डन है, और ये बर्डन इसलिए हमें ज़्यादा पिंच कर रहा है, और मैं इसकी मुखालफत भी इसी वजह से कर रहा हूँ कि अगर आप कोई जस्टिफाइड सिस्टम लेकर आए ना और मेरे ऊपर बर्डन डालें, तो मैं बर्डन बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे फिर ये भी पता हो कि ये 2-3 साल चले मुश्किल हैं आपके, उसके बाद आप कुछ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। मुझे जो इस IMF प्रोग्राम में नज़र आ रहा है, ये 3 साल के बाद ये प्राइम मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता, ये शायद इनकी आखिरी हुकूमत हो सकती है। आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। हम 3 साल के बाद भी ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हमने उसके अंदर तब्दीली नहीं की तो 3 साल के बाद भी हम यहीं पे खड़े होंगे। ये गोल दायरा है जिसके सफर में हम हैं। डायरेक्शन अपनी ठीक कर लें, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि आप हर तरह की इनकम को टैक्स नेट के अंदर लेकर आए, आप रेट्स को कम करें, किसी को भी एग्जम्पशन ना दें। मैंने आपके पहले उसमें कहा कि कोई भी तबका है, चाहे वो कोई भी है, सबके लिए टैक्स का निज़ाम जो है वो जस्टिफाई, वो उसकी बुनियाद पे हो, फेयरनेस की बुनियाद पे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फेयरनेस की बुनियाद पे नहीं है। आप अभी तक कुछ तबकात के ऊपर टैक्स लगाने के लिए, चाहे पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं या क्या प्रॉब्लम है, आप पूरी तरह से तैयार नहीं है। रिटेलर्स का अभी तक मुझे नहीं पता कि आप रिटेलर्स के लिए कौन सी स्कीम लेकर आ रहे हैं। सही। आप एग्रीकल्चर इनकम का क्या रेट रख रहे हैं? बिल्कुल, आप ये बात कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर इकबाल साहब के हुकूमत ने एक बार ये भी हमने ऐलान सुना था कि जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपका टैक्स नंबर। जी जी। अच्छा, उस पॉलिसी का मकसद क्या था और वो पॉलिसी किस हद तक कामयाब है? अगर शनाख्ती कार्ड नंबर आपका टैक्स नंबर है तो फिर तो 25 करोड़ अवाम टैक्स पेयर बन गई है, फिर तो नॉन फाइलर कोई है ही नहीं। नॉन फाइलर तो बेसिकली वो है ना जो रिटर्न नहीं फाइल नहीं करता। ये नहीं, लेकिन ये कि उसका बंद तो गया आपका, लेकिन आप रजिस्टर होना आपको फिर भी लाजमी है। आपने रिटर्न फाइल करना है तो आप रजिस्टर होते हैं FBR के साथ, और फिर आप रिटर्न फाइल करने के काबिल होते हैं। तो मकसद उसका प्राइमरीली ये था कि जो शनाख्ती कार्ड नंबर है कोई इंडिकेटर है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भी है, आपकी गाड़ी की ट्रांजैक्शन में, आपका मोबाइल भी आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पे है। तो जब वो बन जाएगा NTN तो वो सारी चीज़ें लिंक हो सकती हैं। थ्योरेटिकली हुई नहीं है उस तरह से जैसे होना चाहिए था। तो वो तो बस एक कॉस्मेटिक ही मैयर है कि जी CNIC आपका NTN बन गया, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमें एक और चीज़ पे भी गौर करना चाहिए कि सिर्फ टैक्स बढ़ाना, लेकिन हर इकॉनमी की एक लिमिट होती है कि वो कितना टैक्स दे सकती है। जिस तरह हर इंडिविजुअल की होगी, मसलन अब मैंने आपको अर्ज़ किया कि 1 करोड़ पे 30 लाख रुपया टैक्स दे रहा है, कल को आपको और ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या आप उसे 40 लाख कर देंगे? अल्टीमेटली एक स्टेज ये आएगी कि वो बंदा कहेगा अच्छा फिर तो मैं घर बैठता हूँ, या मैं बाहर किसी तरीके से लॉन्च पे बैठता हूँ और बच गया तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच जाऊँगा। तो आप टैक्सेस को किस हद तक बढ़ा सकते हैं? आपको दूसरे एस्पेक्ट पे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स किस लिए इकट्ठा करते हैं? गवर्नमेंट के अखराजात पूरे करने के लिए। तो क्या अखराजात को कम करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? खास तौर पे वो अखराजात जिनकी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो इकोनॉमी के लिए। ये जैसे मेहताब ने कहा है तो ये अलामती बात, क्योंकि बज़ाहिर वो अखराजात बहुत कम हैं इकोनॉमी के साइज़ को अगर आप देखें, मगर आवाम के अंदर थोड़ा सा ये एतमाद होगा कि हमारा पैसा बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियों पर नहीं लगाया जा रहा, और फिर वो बड़ी बड़ी सरकारी गाड़ियाँ निजी इस्तेमाल में नहीं आ रही। ये सब बज़ाहिर तो अलामती हैं, और कफ़ायतशारी के जो इक़दाम हैं वो लोगों में एक एतमाद पैदा करने के लिए होते हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत ऐसे कौन से बड़े कफ़ायतशारी के इक़दाम उठा सकती है कि जिससे आवाम के अंदर ये एक एतमाद पैदा हो और आवाम कहें कि हाँ इस हुकूमत को टैक्स देना जो है मुनासिब होगा। देखिए, जहां आपको नज़र आती है ना कि कुछ ऑस्टेंटेशियस इस्तेमाल हो रहा है पैसे का सरकारी सेक्टर में, मसलन क्या हमें किसी ग्रेड 18 को कोई 10-12 कनाल के घर देने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को कोई 5000 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? वो कौन सा ऐसा काम है कि जो छोटी गाड़ी में नहीं किया जा सकता? तो इस तरह से अगर आप गौर करें तो बहुत जगह पे हो सकता है, बहुत जगह पे। मसला तो सिर्फ ये नज़र आना है कि लोगों को नज़र आए
कि हम एक फेयर, जैसे मेहताब ने कहा कि फेयर सिस्टम में रह रहे हैं, और फेयर सिस्टम में अगर मैं एक 2 रोटियों से 1 रोटी पे आ गया हूँ तो मेरे जो है इन्फ्लुएंशियल लोग, वो भी उनकी ज़िंदगी में भी मुझे कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। तो जब आप ये करेंगे तो देखें, और दूसरी बात हम ये तय कर लेंगे ये किसी एक गवर्नमेंट का, किसी एक फाइनेंस मिनिस्टर का या किसी चेयरमैन FBR के बस से बात निकल गई हुई है। अब हमें एक ब्रॉडर कंसेंसस की ज़रूरत है, जो पॉलिटिकल भी, हमें सोशल साइंटिस्ट की ज़रूरत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट की ज़रूरत है, जो किसी तरीके से इकट्ठे बैठ के ये तय करें कि ये जो मुश्किल हालात हैं हमने कैसे मिलजुल के गुजारने हैं और किसने कितना बर्डन बर्दाश्त करें। एक बात मैं अगर इजाज़त दें करने की, देखिए आपने कहा अखराजात कम किए जा सकते हैं। मुझे ये बताएं, आपने PSDP 1400-1500 अरब रुपए का रखा है, उसके ओवरऑल साइज के ऊपर मैं बात करने से पहले आपने पार्लियामेंटेरियंस के लिए 75 अरब रुपए रख दिए। मुझे ये बताएं, एक तरफ आप सैलरीड क्लास के ऊपर इतना 150 अरब रुपया, डॉक्टर साहब ने भी कहा 100 से 150 अरब रुपए के दरमियान है, उसका इजाफा करते हैं 75 अरब रुपया पार्लियामेंटेरियंस को, जिसकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है, कागजों के ऊपर मॉनिटरिंग है, डिस्क्रिशनरी फंडिंग आप देते हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा था ये कंट्रोवर्शियल है, हम इसको ख़त्म करेंगे। ये PDM वालों ने भी कहा था हम ख़त्म करेंगे। इस दफ़ा बजट में भी इन्होंने पहले कहा कि हम नहीं रखेंगे, फिर बाद में इनको अलाइज की और अपने पॉलिटिकल जो हैं उनके लिए रखने पड़े हैं। मुझे बता दें इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इनके सामने। 80th अमेंडमेंट के बाद मुझे बताएं कि वो मिनिस्ट्रीज़ जो डिवॉल्व होनी थी अभी ये बातें कर रहे हैं और उन्हीं मिनिस्ट्रीज से पूछ रहे हैं जी आप हमें बताएं, वो खुद बताएंगे आपको कि ये डिपार्टमेंट्स जो हैं। अच्छा मुझे बताएं, डिपार्टमेंट्स आप फारिग करके उन्हीं मुलाजमीन को किसी और जगह पे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या पॉलिटिकल विल है? ये पार्लियामेंटेरियंस की तो मुझे कोई जस्टिफाई कर दे तो मैं कहूँगा जी टैक्स लगा दें आप। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं तनख्वाहदार तबके पे लगाए गए टैक्सेस और उससे उनकी ज़िंदगी पर पड़ने वाले फ़र्क के हवाले से। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तनख्वाहदार तबके के हवाले से। तो मेहताब हैदर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये तनख्वाहदार तबका, एक तरफ तो टैक्सों में इनके इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके में भी वसअत आती जा रही है। हुकूमत ने बज़ाहिर तो तमाम सरकारी भर्तियों पे पाबंदी लगा दी है, मगर इसके बावजूद भी सरकार के इदारों में नौकरियां लेने का जो ट्रेंड है, अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी में भी भर्तियां तवातर से जारी हैं, उनके हवाले से कोई वाज़ेह पाबंदी का ऐलान नहीं किया गया। हमारे दिफा के शोबों में भी भर्तियां जो हैं तवातर से जारी हैं। तो इस हवाले से आपके ख्याल में क्या तनख्वाहदार तबके को थोड़ा महदूद करना भी ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जो सरकारी कारोबारी इदारे हैं, उनका क्या करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे सर साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट तो रिड्यूस करने की ज़रूरत है, लेकिन एक नया ट्रेंड आ गया है इस्लामाबाद में। मुझे सूबों का नहीं पता, मुझे यहाँ का पता है। प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाएं जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंसल्टेंट्स, एडवाइज़र्स, इस तरह से। मैं अभी आपको एक प्लानिंग कमीशन के प्रोजेक्ट का हवाला दे सकता हूँ कि जिसमें तकरीबन 150 बंदा उन्होंने रखना है। ये हुकूमत जाने से पहले इन्होंने एडवाइज़र्स रखे काफ़ी सारे, और हर मिनिस्ट्री में ये रख रहे हैं। हालत ये है कि मिनिस्ट्रीज़ में बैठने की जगह नहीं है, उनको कोई पता नहीं है कि उन्होंने क्या काम करना है। वो आके रोज़ाना पूछते हैं और पूछ के घर चले जाते हैं करना क्या है। ये क्या इंटर्नशिप प्रोग्राम वगैरह है? कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं है, ये कुछ कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं काफ़ी सारे। अच्छा। एक तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक ये भी है। मैं FBR की आपको मिसाल देता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता जिनके जिम्मे डिजिटाइजेशन की है, मैं नाम ले भी सकता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि हम नेशनल एक्सचेकर से नहीं दे रहे, वो जो मेलिंडा गेट फाउंडेशन है उसके थ्रू जो है उनको पैसे दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो डिजिटाइजेशन पे काम कर रहे हैं। रोज़ाना आके FBR से पूछते हैं कि उन्होंने क्या करना है, पहले वो समझ रहे हैं, समझ के उन्होंने अक्टूबर तक एक पॉलिसी बना के देनी है। वो पॉलिसी जो है वो फिर इम्प्लीमेंटेशन उसका फेज़ उन्होंने शुरू करना है। तो देखें डॉक्टर साहब इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। मेरा ये एक रफ एस्टिमेट है, कुछ 300 से 350 FBR के लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ FBR में रहते हुए फॉरेन क्वालिफाइड लोग हैं और वो बड़े अच्छे लोग हैं। एक अब हम अपने लोगों पे एतमाद क्यों नहीं करते और उनसे पूछा जाए कि इस निज़ाम के अंदर क्या खराबियां और किस तरह से ठीक करना है। आपने एक खूबसूरत सी रिपोर्ट लिखवानी है उनसे और 1 अरब रुपए से ज़्यादा उनको दे देना है।
ये हल नहीं है। हल ये है कि जो मौजूदा लोग हैं उनके KPIs तय करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि उन्होंने करना क्या है और उनसे काम लें, और ठीक जगह पे ठीक बंदा लगाएं। ये जो अपना आदमी है ना, अपना DMGN तो DMG-PTI इससे निकल जाए। ये रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। और क्या हो रही है या उसके अभी तक कोई चांसेस नहीं है सर, कोई चांसेस नहीं। अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब, आप तो एक मुशीर भी कह सकते हैं, टैक्स के एक्सपर्ट भी आपको कहा जा सकता है। आप सरकारी मुलाजमों को क्या मशवरा देंगे जिस किस्म की टैक्स की कटौती तनख्वाहदार तबके की होती है, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, वो किस तरीके से अपने अदा किए गए टैक्सेस में से कुछ रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं? ऐसे कौन से अखराजात हैं जिसमें तनख्वाहदार तबका जो है वो रिफंड क्लेम कर सकता है? अगला प्रॉब्लम यही है, जब सैलरी की टैक्सेशन की हम बात करते हैं तो दुनिया में ये होता है, अब ये नहीं कि सैलरी के बारे में लॉ में लिखा हुआ है कि इसके अगेंस्ट कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा। पहले ये होता था कि दुनिया में ये है कि कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, बच्चे के पढ़ने का भी कुछ उसे अलाउंस मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलाउंसेस थे आज से चंद साल पहले तक। मसलन कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा तो उसके टैक्स में से एक कंसेशन मिलती थी। किसी ने हाउस बिल्डिंग कोई लोन लिया हुआ है बैंक से या HBFC से, तो उसको जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर भी टैक्स में छूट मिलती थी। ये पिछले 1-2 साल में ये सारे अलाउंसेस ख़त्म कर दिए। अब सैलरी पे आपने ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स देना है, उस पे बचाने का कोई कानूनी तरीका नहीं है। सिर्फ एक जो किया जा सकता है, जो लिमिटेड हालात में जो है, जो लिमिटेड चॉइस अवेलेबल, ये कि कम से कम सारे रिटर्न फाइल करें, क्योंकि वो जो विद होल्डिंग टैक्सेस के हायर रेट्स हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उनसे तो अपने आप को बचाए ना। और रिटर्न फाइल करना सैलरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं, ऑनलाइन घर बैठे हर बंदा कर सकता है। तो मेरा तो मशवरा यही होगा कि इन एग्जिस्टिंग हालात में, कोई आइडियल मैं हाल नहीं बता रहा, लेकिन कम से कम रिटर्न तो फाइल करें, कुछ बचत हो जाए। हाँ, लेकिन सर एक चीज़ मैं समझता हूँ कि ये एक तो डॉक्टर साहब ने विद होल्डिंग की बात की। देखें, आप बिजली के बिल पे विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, हम प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेलर और बायर दोनों के ऊपर टैक्स है, और वो टैक्स बहुत वाजे, मैं आपको बताऊं उसके स्लैब्स बड़े। बस कैपिटल गेन्स जो है, अब कैपिटल गेन जो फाइलर है उसके लिए 15% है, जो नॉन फाइलर है उसके लिए 45% है वो उसकी गेन के ऊपर। पहले पीरियड होता था, वो पीरियड भी खत्म कर दिया है। लेकिन मुझे FBR से जो गिला है, आप एक तरफ हमसे टैक्स ले रहे हैं और जिन जिन चीज़ों पे हमारा रिफंड बनता है, मुझे श्योरिटी दे दे चेयरमैन FBR कि जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा और मैं रिफंड क्लेम करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई ये श्योरिटी मुझे नहीं दे। क्या वो जो रिफंड हम क्लेम करते हैं, क्या वो जो पेड टैक्स है ड्यू या ऑलरेडी पेड, उसमें से हम डिडक्ट करके नहीं कर सकते? देखिए, सैलरी के लिए पहला कानून तो ये है कि अदरवाइज आपकी सैलरी मसलन अगर यही 10 लाख रुपए महीना, तो उस पर टैक्स कैलकुलेट करके एम्प्लॉयर ने करना है। लेकिन अगर आपका कहीं और टैक्स कटा हुआ है, मसलन मोबाइल पे कटा हुआ है, बिजली पे कटा हुआ है, तो आप एम्प्लॉयर को वो दिखाएं और वो उतनी डिडक्शन कानून के मुताबिक वो कम कर सकता है, ताकि रिफंड की सिचुएशन ही ना आए। आप साल के दौरान जो आपका दूसरा टैक्स, अगर एम्प्लॉयर नहीं करता तो आप रिफंड क्लेम कर सकते, फिर तो बाद में साल गुजर जाएगा ना, फिर वही FBR के फिर मुझे बताएं ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर, जैसे आपने कहा ना था, सैलरी वालों के लिए क्या एडवाइस हो सकती है, वो ये कि अपनी डिडक्शन को मैनेज करें। जो एक्सेस डिडक्शन होती है उसे अवॉइड किया जा सकता है। एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कानून के मुताबिक कि वो उसका क्रेडिट दे उसे काटते वक्त ही, ताकि बाद में रिफंड के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अच्छा, जो एम्प्लॉयर है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के हवाले से, और जो भी रेगुलर वो अगर सैलरीज देते हैं तो उनमें से वो टैक्स डिडक्शन तो करते हैं? हाँ जी। तो किसकी लायबिलिटी बनती है अल्टीमेटली, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की, अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी आती है? देखिए ना, अगर कहीं नहीं टैक्स कटा ना तो FBR बड़ा समझदार है, उसने 2 कानून बनाए हुए, एक हम जिसने काटना था उसको भी पकड़ सकते हैं और जिसका कटना था उसको भी पकड़ सकते हैं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है कि वो दोनों से ले सकता है FBR, लेकिन दोनों में से एक से ही लेगा, ऑब्वियसली दोनों से दो दफा तो डबल हो जाएगा ना। तो बहरहाल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स काटे और एक स्टेटमेंट दे, एक पीरियोडिक स्टेटमेंट विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं FBR को। और अब FBR का सिस्टम थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया इस हद तक कि अगर आपका कोई टैक्स कटा है ना,
तो आपका जो अकाउंट है एफबीआर के पास, उसमें वो फिगर अपीयर हो जाती है कि जी आपको क्रेडिट लेने में आसानी हो जाती है, क्रेडिट लेने में आसानी। अच्छा, किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है एक तनख्वाहदार तबके को अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न के हवाले से संभालनी चाहिए, रखनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए? देखिए ना, एक तो वही जो रिटर्न है, जो उसकी इनकम है, जो जिस पे टैक्स कट गया है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो असल प्रॉब्लम करती है, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल देनी होती है। उसका मकसद ये होता है कि साल में आपने क्या खर्च कर दिया और क्या आपकी ये जो एसेट्स थे उनमें इजाफा हो गया। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। अगर उस साल के दौरान कोई गाड़ी खरीदी गई या प्लॉट खरीदा गया या बेचे गए हैं, तो इनकी डिटेल, क्योंकि वो वेल्थ जो आपने अपनी बतानी है ना, वेल्थ स्टेटमेंट रिटर्न के साथ देनी मैंडेटरी होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज तनख्वाह तो सारी सर्टिफाइड होती है ना, एम्प्लॉयर आपको बता देगा कि और आपके बैंक अकाउंट में आई होगी। तो और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स हैं और बाहर से रेमिटेंसेस भी आते हैं, तो वो भी तनख्वाहदार तबके हैं। इंटरनेशनल कंपनीज के लिए जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे मीडिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी तनख्वाह जो है फॉरेन करेंसी में आती है, उनकी कितनी लायबिलिटी है बतौर एक तनख्वाहदार? देखिए ना, उनको भी एक कंसेशन दी गई है कि अगर कोई सर्विसेज यहाँ बैठ के पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉयर बाकायदा एम्प्लॉई उसका नहीं है, तो उस पर बैंक टैक्स जब उसको पेमेंट करेगा फॉरेन एक्सचेंज को रुपयों में कन्वर्ट करके, तो 1% टैक्स काट लेता है उसका। इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक तरह से समझा जाता है कि आप यहाँ बैठ के सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कंसेशनल ट्रीटमेंट है। अदरवाइज तो सैलरी पे आपको 15% भी कट सकता है, उनका सिर्फ 1% कटता है और वो बैंक की जिम्मेदारी है। प्रताप साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जितने टारगेट टैक्स के रखे हैं और ख़ासतौर पर तनख्वाहदार तबके के, इनसे तो रिकवरी हो जाएगी, तो ओवरऑल जो टैक्स का टारगेट है गवर्नमेंट ने रखा है, ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, ये 12,970 अरब रुपए के टोटल टारगेट है। इस साल 9,306 जो है वो अभी तक के एस्टिमेट्स हैं, तो इसमें ये कोई 3.6 ट्रिलियन एडिशनल एफबीआर ने जमा करना है। एफबीआर जो खुद कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 1800 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं लगे कभी इतने। 500-600 अरब रुपए के टैक्सेस लगाते हैं हम, 3 सालों के टैक्सेस 1 साल में लगा दिए हैं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एफबीआर के लिए कोई आसान जो है वो टारगेट नहीं है। इनको अपना एक्ट टुगेदर करना पड़ेगा। और ये जो आईएमएफ का अगला प्रोग्राम है, चांसेस ये हैं कि इसमें हर क्वार्टर के बाद एक नया मिनी बजट ना आता रहे, ये ख़तरा जो है वो मौजूद रहेगा। तो ये नया मिनी बजट जो है आईएमएफ के लिए काबिल कबूल होगा? आईएमएफ तो जैसे ही क्वार्टर में आएगा, अगर आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं करेंगे, तो वो एक कंटिजेंसी प्लान जो है ना वो दे, उनके जो 3 साल का प्रोग्राम होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ या एक्सपेंडिचर्स ओवररन हुए, तो ये कंटिजेंसी प्लान के तहत ये चीज़ें हैं जिन पे आपको टैक्सेस मज़ीद लगाने पड़ेंगे। अभी आप ये देख लेना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो सूबों का है, उसमें भी यही बात हो रही है कि सूबे अगर खुद नहीं कर सकते तो वो एफबीआर को ये पावर्स देंगे जब तक अपनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर लेते। तो एफबीआर अपनी फीस लेके बाकी पैसे उन्हें वापस कर देगा। तो ये एक बड़ा मुश्किल मारी साल जो है मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा डॉक्टर इकबाल साहब, क्विकली एक टैक्स फाइलर को आप इन पे क्या मशवरा देना चाहेंगे कि टैक्स अगर वो फाइल नहीं कर पाता किसी भी वजह से किसी साल के लिए, तो क्या वजह है? अगर उसकी जॉब चली जाती है, अगर वो मुल्क से बाहर चला जाता है, तो उसके लिए क्या कागजी कार्रवाई जरूरी है? देखिए ना, वो एक नेल रिटर्न तो दे सकता है खाली फॉर्म में, जिसमें बता दे कि इस साल की मेरी कोई इनकम नहीं है, तो रिटर्न दे दे, वो बेहतर है, क्योंकि आप फाइलर तो रहेंगे ना जी, आप फाइलर रहेंगे। ये बिजनेस, क्योंकि कानून ये कहता है कि जी अगर किसी साल आदमी ने टैक्स दिया तो उससे अगले 2 साल उसने लाजमन देना, चाहे उसकी इनकम है कि नहीं है। तो वो नए रिटर्न देते रहे, फाइनल भी रहेंगे, वो जो एक्सेसिव विद होल्डिंग है उससे भी बचे रहेंगे, तो इसलिए रिटर्न देना बेहतर है। वैसे एक और भी है डॉक्टर साहब, 180 दिन अगर कोई इस मुल्क के अंदर 183 जी, तो उसके लिए जरूरी है कि वो रिटर्न फाइल करे अगर वो इधर रहता है 100 जी उस पूरे माली साल के दौरान। तो इसलिए अगर आप टैक्सेबल इनकम नहीं आपकी हुई उस साल, लेकिन आप निल रिटर्न तो फाइल उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो फिर जो है वो आप उसको अपील कर सकते हैं। बहरहाल बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें अभी भी कैश डीलिंग होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया भी उनमें से एक है, वकला भी उनमें से एक है, डॉक्टर्स भी उनमें से एक हैं, और रिटेलर्स तो हैं ही। तो इस सारी कैश डीलिंग को एक चैलेंज के तौर पे अगर रिकॉर्ड पे लाया जाए या सिस्टम में लाया जाए,
तो तभी तनख्वाहदार तबके के भी टैक्स का तयन करना आसान होगा। तो जितने टैक्स बढ़ेंगे और सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा तो उतना ही कैश डीलिंग बढ़ेगी और यकीनन बैंकों के ऊपर भी बहुत प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि बैंकों के लिए भी जो सबसे बड़ा एक सोर्स होती है उसमें कारोबारी सेक्टर तो होता ही है, मगर तनख्वाहदार एक रेगुलर उनके लिए सोर्स है कैश अवेलेबिलिटी की। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।